वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की कुछ मईशत के बारे में बात करेंगे और आज इस्लामाबाद के अंदर इन दिनों पाकिस्तान और चाइना के जो मशावरती मैकेनिज़्म है उसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। कुछ अच्छे मनाज़र हमें देखने को मिले जहाँ पे तमाम अपोजिशन जमातें भी एक टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। ये सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा जो इकानमिस्ट हैं, माहिर मईशत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप पाकिस्तान की जो मईशत है उसको देख रही हैं, बजट भी आपने देखा, IMF के साथ भी हमारे कुछ मामला चल रहे हैं। इन सारे मामलात के अंदर तीन चार बड़े चैलेंजेस हुकूमत के लिए क्या हैं और उनको क्या मेयर्स ऐसे लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत का पहिया कुछ चलना शुरू हो जाए? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की कोई पॉलिटिकल विल होती है पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने को। आप जब भी देखिए, जब भी बजट आता है, तो वो बहुत अवाम दुश्मन बजट होता है और ऐसा लगता है कि हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के लोगों के हालात सही करने की। आप देखिए, मैंने बारहा कहा है कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, इसमें लिटरली गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के गरीब और लोअर मिडिल क्लास से के जेबों में से पैसे निकाल रही है और उनको दौलतमंद लोगों पे खर्च कर रही है। ये तो कहीं भी नहीं होता है। हर जगह जो भी मुल्क हैं, ज़रा सी भी सिविलाइज्ड हैं, तो वो दौलतमंद लोगों से रेवेन्यू जनरेशन करते हैं और उनको गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे खर्च करते हैं। मगर पाकिस्तान में देखिए, जैसे ही बजट आता है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और जीएसटी लगाया जाता है। हम्म। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो पाकिस्तान में 2/3 जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं। तो ये आम लोग इनको अदा करते हैं। मगर हम्म। अगर आप देखिए कि गवर्नमेंट जिस पे खर्च कर रही है, तो वो पार्लियामेंटेरियंस को बेहतर सहूलियात दे रही है, वो रिटायर्ड फौजियों को बाहर डॉलर्स में उनकी पेंशन्स दे रही है, वो ऐसी क्रिकेट टीम जो बेचारी खेल ही नहीं पाती है, उसके लिए वो लाते हैं कोचेस, 4 करोड़ रुपए महीने पे उनको दिए जाते हैं। हम्म। तो लगता नहीं है कि तरजीहात पाकिस्तान के अवाम हैं। दौलतमंद लोग जो हैं उन पे गवर्नमेंट बहुत ही और कहा जाता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में है तो ऑस्टेरिटी है, मगर हम्म। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई ऑस्टेरिटी है। हम्म। मगर आप अगर देखिए रेवेन्यू जनरेशन पे, तो लगता है कि बहुत जरूरत है गवर्नमेंट को पैसों की और बहुत ज्यादा मतलब हार्डशिप्स हैं और बहुत चैलेंजेस हैं। मगर एक्सपेंडिचर साइड पे लगता है कि बहुत खुला हाथ है, बहुत तय्युशात कर रही है। अपने गवर्नमेंट के भी लाइफस्टाइल्स देखिए, जिस तरह गवर्नमेंट्स रहती हैं, जिस तरह प्रोटोकॉल्स इनको दिए जाते हैं, आप उससे कंपेयर कीजिए एक आम मुल्क से, वो किस तरह रहते हैं, अच्छा, ये हमें वो अगर इस तरह ना। आपने अभी किफ़ायत शायरी की बात की है, हर गवर्नमेंट जो है कि जो भी आती है वो एक बड़ा हाई लेवल किस्म की अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल की कमेटी बनाई जाती है किस तरह से ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं हुकूमती अखराजात कम करने में। लेकिन अगर भी बजट हम देखें तो अब इस साल जो 29% हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ और आलमोस्ट 35% गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो गए। तो इतना तो रेवेन्यू हम नहीं जनरेट कर रहे जितने हम अखराजात उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऑस्टेरिटी तो हमें फिर कहीं नज़र नहीं आ रही। इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए और कौन से ऐसे बड़े मेयर्स होने चाहिए कि जिनकी वजह से इसको अपने अखराजात को थोड़ा सा कट टू साइज़ किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट जो अखराजात कर रही है वो ऐसे लोगों पर और ऐसे मदों में कर रही है जो पैसा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे जो दौलतमंद लोग हैं वो अपने पैसे बाहर रखते हैं। अब अगर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे हों, पावर पे हों, वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे हों, लोगों की तालीम पे हों, सेहत पे हों, तो ये पैसा जो है इससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ इसका बढ़ना शुरू होगा। रेट ऑफ ग्रोथ होगा तो रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन होगा तो हम अपने कर्जों की अदायगी कर सकेंगे। मगर हुकूमत ये कर रही है कि तमाम ऐसे चीजों पे कर रही है जो खर्चा बाहर, जो पैसा बाहर चला जाएगा। हम्म। उसका मतलब है कि पाकिस्तान में ऐसी चीजों पे खर्चा नहीं हो रहा है जिससे पाकिस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ती और उससे रेवेन्यू जनरेशन होता।
मगर कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। तो इससे ये लगता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को बिल्कुल एक डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तो हम कर्जों की अदायगी कहाँ से करेंगे? क्या हर वक्त यही कर्जे लेते रहेंगे और उनको अदा करते रहेंगे? हमें ये जरूरत है कि हम ऐसे मदों पे खर्चे करें कि मुल्क को ड्राई अप ना करें। पाकिस्तान के ऐसे खर्चे हों जिससे पाकिस्तान की मईशत रिवाइव हो, ताकि मईशत रिवाइव होगी तो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगी। हमारी आबादी का 65% जो है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पे मबनी है, उनके लिए मुलाजमतें भी चाहिए। फिर हमें इतना बड़ा पैमाने पे गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए, उनकी भी डेट सर्विसिंग करनी है। मगर हुकूमत इस मुल्क को ड्राई अप कर रही है, ऐसे लोगों को दे रही है पैसे या उन पे खर्च कर रही है जो पैसे मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और बहुत बहुत ही फराखदिली से कर रही है। तो अच्छा। इससे हमें जरूरत चीज की है कि हम पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करें। उसके लिए गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही है, लगता है कि विलफुल डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, अगर अगर लोकल हमारी इकॉनमी रिवाइव नहीं होती और उस तरह से ग्रोथ नहीं होती, तो फिर जो गैर मुल्की हम तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, अभी भी चाइना के साथ हमारी जो सारी मुशावरती अमल चल रहा है, तो आप समझती हैं कि जब तक कि लोकल इकॉनमी का खुद अपना पहिया नहीं चलेगा तो बाहर से भी हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, या आप समझती हैं कि मिल जाएगी? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ये न्यू लिबरल पॉलिसीज का बहुत इन्हिसार है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, कि वो आए हो तो उससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। हमने देखा है पाकिस्तान पे, मैंने कई एक स्टडीज करवाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स की थीसिस हैं, मगर हमने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा मुल्क का फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे जो 1990s में मोइन कुरैशी एंड कंपनी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम है उसको बहुत लिबरल बना दिया है। और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है, अगर वो इन्वेस्ट भी करता है तो वो 100% अपनी इक्विटी और रॉयल्टी और सब मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो थोड़े से जॉब जरूर क्रिएट होते हैं, मगर उसके इकोनॉमी पे वो असरात नहीं होते जो हमें बताए जाते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो यूं मुल्क की तकदीर बदलेगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक मैं इशू है, समझती हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक जी इशू, एक सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी नहीं है। आज चाइना का जो डेलीगेशन के सरबराह थे, उनके मिनिस्टर, वो भी कह रहे थे कि आपको माशी तरक्की के लिए आप सब सियासी जमातों को मिलकर एक सियासी इस्तेहकाम माहौल पैदा करना होगा। तो आप समझती हैं कि वो माहौल हम कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, या अगर वो नहीं कायम होते तो फिर हमारी मैशत किस तरफ जाएगी? देखिए, अव्वल तो सही कहा आपने बिल्कुल कि माशी मतलब सियासी वो भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। और अगर सियासी स्टेबिलिटी होती भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, मगर चूंकि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स रहे हैं 90 की दिहाई से, उन्होंने हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजीम बहुत लिबरल बना दी है, विद द रिजल्ट कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है उससे थोड़ी सी मुलाजमतें पैदा होती हैं, मगर उससे मईशत में वो नहीं जो होगा कि होता है ना सियासी कि इस्तेहकाम के साथ साथ जो है इंटरनल पॉलिसीज़ को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा वज़ारत हम करते पाकिस्तान की कुछ मईशत के बारे में। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।